हेलो एवरीवन। क्लास में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा था, विच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर से बनी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड का देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट। हेड पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और आपका जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, टेल टू एक टेल होता है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो टेल टू टेल, एक मॉलिक्यूल का टेल और दूसरे मॉलिक्यूल का टेल दोनों इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपको फॉस्फोलिपिड बाईलेयर का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसकी थिकनेस देखी जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो थिकनेस जो ये फॉस्फोलिपिड लेयर है बाईलेयर वो 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। जो प्रोटीन लेयर इसके ऊपर अपर एंड लोअर दोनों साइड में पाई जा रही है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है एंड ये भी 20 एंगस्ट्रॉम। तो ओवरऑल अगर हम थिकनेस देखें तो वो कितना देता है, 75 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल थिकनेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। एक प्रोटीन जो सरफेस पर पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेल लें तो सेल का दो सरफेस होगा। एक तो जो एक्सोप्लाज्म को फील करेगा या आप उसकी तरफ क्या करेगा, टूवर्ड्स उसकी तरफ होगा, जो आउटर सराउंडिंग को फेस करेगा, और दूसरा जो साइटोप्लाज्म को फेस करेगा। तो ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस हो गया, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करेगा, फेस करेगा, वो सरफेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सरफेस पर प्रोटीन्स पाई जा रही है। तो मैंने आपको बताया था अगर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इतना स्ट्रक्चर हम बड़ा करके देखें, इसको मैग्नीफाई करके देखें तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन। और ये कौन सी है जो इसमें एम्बेडेड है, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यानी लिपिड से इजीली एसोसिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन को क्योंकि ये साइड में प्रेजेंट है अपर एंड लोअर सरफेसेस को, तो इनको इजीली क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो हम इसके बिहाफ पर भी डिफरेंस देख सकते हैं। पहला डिफरेंस कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है दे आर एम्बेडेड थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल प्रोटीन आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि दे आर इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड बाईलेयर एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम लोग अगर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि सेल के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि इसको सेल को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। यानी इन केस ऑफ अगर सेल में कुछ भी एंटर करना चाहता है तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी तब तक कोई भी मॉलिक्यूल ना अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। इसका मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को चूज करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और कौन सेल से बाहर जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, selective permeable which allow molecules to pass through it. अब आपको पता है कि नेचर में दो तरीके के मॉलिक्यूल होंगे, या तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे और या फिर फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे। तो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे तो वो इजिली डिफ्यूज होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की। तो वो आसानी से स्मॉल अगर फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजिली डिफ्यूज करके सेल के अंदर भी आ सकता है और सेल से बाहर भी जा सकता है।
प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई इलेक्ट्रोलाइट है या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे? इनके लिए फिर आपकी ये जो प्रोटीन्स पाई जा रही है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, इनको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं या चैनल प्रोटीन कहते हैं या कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ये क्या करती है? पैसेज प्रोवाइड करती हैं किसके लिए? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सी? जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी जब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दूसरा फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्रोवाइड शेप टू द एनिमल सेल, ये दो मेन फंक्शन है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन consist of two proteins, two types of protein, integral protein जिसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इनका फंक्शन क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इससे अटैच, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल से भी अटैच कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और इस लिपिड मॉलिक्यूल से भी अटैच कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन से अटैच है और ये मॉलिक्यूल जो थ्रेड लाइक दिखाया जा रहा है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, तो हम इसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये लिपिड से अटैच है, इस वजह से क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए, ग्लाइको। इन दोनों का काम होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे एग सेल है, इसको रिकॉग्नाइज करता है कौन? स्पर्म सेल। तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे करता है स्पर्म सेल? इस सेल टू सेल रिकॉग्निशन में आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स क्या करती है? हेल्प करती है। एग सेल को स्पर्म सेल कैसे रिकॉग्नाइज करता है? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या सरफेस प्रोटीन जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई जाती है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सेल सरफेस रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। इस तरीके से आप अभी आगे पढ़ेंगे, वास्ट सेल रिकॉग्निशन होता है, एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करती है विद द हेल्प ऑफ सरफेस प्रोटीन, तो वो यही है, ठीक है। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, कितने तरीके से मॉलिक्यूल सेल में एंटर करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं पीएम डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, आप समझ आ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हो। दो तरीके से मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, एक एनर्जी डिपेंडेंट और दूसरा एनर्जी इंडिपेंडेंट। जो एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जो एनर्जी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, एनर्जी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव
ट्रांसपोर्ट। और एनर्जी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं यानी एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट में, यहाँ पर हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, एनर्जी ड्रिवन या एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जब भी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी। ये बात हमें समझ में आ रही है। सपोज यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होगी, तब हम उसे क्या कहेंगे, एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। और एनर्जी कंजप्शन क्यों होगा, जब मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मान लीजिए सपोज ये जहां पर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, लो कंसंट्रेशन है। और जिस तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सपोज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन है। तो जब भी मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है, तब वहां पर एनर्जी कंजप्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आपको ये समझना है कि कभी भी अगर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तब वहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है। एंड जब भी एनर्जी कंज्यूम होती है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम its lower concentration to its higher concentration। जब भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, तो इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब इसके ऑपोजिट हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तब हम उसे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये क्या होगा, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। या ट्रांसपोर्ट की जगह हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम पोटेशियम पंप, सेल में ये कहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जस्ट ऑपोजिट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इंडिपेंडेंट। और एनर्जी इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मॉलिक्यूल जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा और जहाँ पर मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा, हायर से लोअर की तरफ होगा, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल इटसेल्फ ट्रांसफर होते हैं, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल from higher concentration to lower concentration या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल
along the concentration gradient, along the concentration gradient. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कौन कौन से पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये हम लोगों ने देखा एनर्जी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ, हमें बस एक चीज जो याद रखनी है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ये कभी नहीं भूलना है कि कभी भी जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, या फिर हम उसको इसी को एक सिमिलर टर्म में और बोल सकते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कितने तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकता है एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन तीनों को हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज द नेम सजेस्ट एनर्जी डिपेंडेंट, फोर्सफुली ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। फोर्सफुली कब किया जाएगा, जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इट्स जस्ट लाइक आप कहीं पर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर आप इसको देखें डेली लाइफ से, आप सोचिए एक टैंक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इस टैंक से ऐसा नहीं कि पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है और यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइप लगा के यहाँ पर मोटर यूज करके यहाँ पर पानी ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ऐसे अगर ऐसा हो जाए कि कोई दो कनेक्टेड बॉडीज हैं और दोनों में वाटर लेवल क्या है, एक में ज्यादा है और एक में कम है, तो यहाँ से ये डायरेक्टली अपने आप क्या हो जाएगा, वाटर ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें लो वाले से हाई की तरफ करना है तो हमें फोर्सफुली या तो हम मैनुअली ट्रांसफर करें या पाइप के थ्रू मोटर यूज करके करें, लेकिन अल्टीमेटली उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन अगर हम हायर से लोअर की तरफ कर रहे हैं तो अपने आप इटसेल्फ वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसी तरीके से गैसियस मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं, तो वो एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। बस आपको ये याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, या फिर इसकी जगह आप बोल सकते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जाम्पल जो बायोलॉजिकल सिस्टम में है वो क्या है आपका, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, हाँ अभी हम लोग देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिटेल्स में देख लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डेफिनेशन हम लोगों ने देखी ली थी, इसका एग्जाम्पल जो था वो क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल प्रोटीन्स पाई जाती हैं और ये इंटीग्रल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को आउटर सरफेस से यानी सेल में लाने का काम करती है या सेल से बाहर ले जाने का काम करती है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, सपोज मैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर रही हूँ, मैं मॉलिक्यूलर लेवल में लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। मॉलिक्यूल्स में बनाएंगे तो इस तरीके से काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हम डायरेक्टली ऐसे बना ले रहे हैं। ये क्या है, हम मानते हैं कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है, या बेटर है कि हम कुछ इस तरीके से बना दें। ठीक है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये चैनल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको क्या बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पर कुछ फैक्ट हमें याद रखने होंगे तब हमें ये चीज समझ में आएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अभी मैंने आपको बताया दो सरफेस होता है, एक तो साइटोप्लाज्मिक सरफेस और एक एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस, जो सेल के बाहर वाला सरफेस। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस आ जाएगा, या ECF हम बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सरफेस, और ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो जो, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आउटर सरफेस, इनर सरफेस। जो आउटर सरफेस है मैं इसको इधर बना रही हूँ, आउटर सरफेस या एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस जो है इधर बना रही हूँ, और जो साइटोप्लाज्मिक सरफेस है इधर लिख रही हूँ। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है कि साइटोप्लाज्मिक सरफेस मतलब जो, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये इसके बाहर का जितना भी सरफेस होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस होगा, और इसके अंदर का जो भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस है ये क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक सरफेस होगा। तो हमें ये देखना है कि जो आउटर स्पेस सरफेस है या एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है, इस साइड में जो सोडियम का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है,
सोडियम का जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है वो हाई होता है। कहाँ पर? आउटर सरफेस पे हाई सोडियम कंसंट्रेशन, सोडियम आयन कंसंट्रेशन ये हमें, और जो बाहर का जो ये है यहां पर हाई पोटेशियम आयन होता है। लेकिन इस हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है, इसका रीजन क्या है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन ये ऐसा बनाया गया ऐसा सिस्टम है, अगर यहाँ पर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगी, और जो मैसेज ट्रांसमिशन हो रहा है हमारी बॉडी में वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए कॉन्टिन्यूअसली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो सोडियम पोटेशियम पंप है, एनर्जी कंजप्शन के थ्रू इस सोडियम एंड पोटेशियम को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। आउटर सरफेस पे ज्यादा है और इनर सरफेस पे सोडियम आयन ज्यादा है, आउटर सरफेस पे, और इनर सरफेस पे पोटेशियम आयन। फिर भी इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा आउटर सरफेस पर सोडियम आयन ज्यादा होना चाहिए और इनर सरफेस पर पोटेशियम आयन। ठीक है, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, साइटोप्लाज्मिक सरफेस यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ध्यान से समझना क्या होता है। अब मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हाई सोडियम कंसंट्रेशन यहाँ पर है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन होगा, पोटेशियम आयन होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, एंड यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। ये बात आपको क्लियर हो रही है? फिर भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एट द आउटर सरफेस मेंटेन करने के लिए ये जो पंप है प्रोटीन, ये क्या करती है, 3 सोडियम आयन को बाहर पंप करती है और इन रिटर्न 2 सोडियम आयन को 2 पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर लेती है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, कम है, और अंदर की तरफ क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन पोटेशियम आयन का कम है, यहाँ पर ज्यादा है, हायर टू लोअर टू हायर मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम सोडियम आयन का कंसंट्रेशन देखें तो यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है, फिर भी इनर टू आउटर मूव कर रहा है। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर एटीपी कंजप्शन एनर्जी कंजप्शन होता है, और वो एनर्जी कंजप्शन जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, सेल में एटीपी से। उसको कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। अब यहां पे समझिए मैंने क्या बताया, टू पंप 3 सोडियम आयन आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होता है एंड दैट एनर्जी इज सप्लाइड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। अब कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम होता है, तो 3 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटेशियम आयन अंदर आता है। जब भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो जितनी एनर्जी उससे निकलती है, रिलीज होती है, वो ये प्रोटीन पंप जो है, ये किसका पंप है, ये प्रोटीन का बना हुआ पंप है, ये यूटिलाइज करता है, 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजेगा। ये प्रोसेस किससे, जब भी एक एटीपी मॉलिक्यूल होगा। इसी तरीके से अगर 2 एटीपी मॉलिक्यूल हो रहा है तो कितना होगा, ये 6 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा और 4 पोटेशियम आयन को। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 6 सोडियम आयन को बाहर भेजने के लिए और 4 पोटेशियम आयन को अंदर भेजने के लिए कितना एटीपी कंज्यूम होगा। जब आपको ये पता रहेगा कि जब भी एक एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है तो उससे जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोटीन पंप यूज करता है टू पंप 3 सोडियम आयन आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयन इनसाइड। ये अगर आपको पता रहेगा तो उसके मल्टीपल्स में वो कितना भी देता रहेगा आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो सेल में कौन सप्लाई करता है, साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो मैं यहां पर इसको लिख दे रही हूं, सोडियम पोटेशियम पंप uses या utilize one ATP molecule, utilizes 1 ATP molecule to pump 3 sodium ion outside and
and 2 potassium ion inside. यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से बना भी सकते हैं, एक एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हुआ तो यहाँ पर ये किस में ब्रेक होगा, एडीपी प्लस पीआई में, ठीक है, इसमें ब्रेक हुआ और इससे जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी को ही पंप यूज कर लिया। एटीपी हाइड्रोलिसिस, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है एक एटीपी मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइज होने से, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पे पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप देखेंगे, आप नर्व सेल्स पढ़ते हैं, नर्व सेल्स पढ़ते हैं, वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है। इसी तरीके से आप इंटेस्टाइनल सेल्स पढ़ते हैं या बॉडी में जितनी भी सेल्स पाई जाती है वहां सब पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। इवन आप नर्व सेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम पंप भी प्रेजेंट होता है, इसके बारे में आप डिटेल्स में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि सोडियम पोटेशियम पंप कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी को यूज करके मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। थैंक यू।